बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। पैदाइश के वक़्त कुछ तो बीमारियां ऐसी हैं जो लग जाती हैं, उनके लिए हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन वगैरह करवाते हैं। कुछ जेनेटिक मेकअप में जीन्स के अंदर इनबिल्ट होती हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने से या बढ़ के फुल फ्लेज ग्रो होने से रोका भी जा सकता है और उनसे ऑल टुगेदर बचा भी जा सकता है अगर एट द अर्लीस्ट हम उनको डायग्नोज कर लें और न्यू बॉर्न की हम स्क्रीनिंग कर लें। एक बीमारी जैसे थैलेसीमिया है और बहुत सी हैं। एक बीमारी है जो थायरोक्सिन की कमी होती है बच्चों में पैदाइशी, नॉट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट कि आयोडीन नहीं थी वगैरह वगैरह, बट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मेकअप जो कि अपने माँ बाप की जीन पूल में से वो बच्चा लेके आ रहा होता है। तो उसको अगर हम कर लें तो एक गोली उसको 1 रुपए की कहते हैं रोज़ अगर दें तो वो बच्चा उससे बच सकता है। इसके नतीजे में ब्रेन जो पहले 2-3 महीने में कहते हैं कि 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, अगर उस दौरान इनबिल्ट हो जाएगी तो वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो ज़ाहिर है कम्युनिकेट फर्दर हो जाएगा। इस सिलसिले में ये क्या हम कर सकते हैं और ये इसका क्या प्रेवलेंस है वगैरह वगैरह, इस पे बात करने के लिए हमने आज दावत दी है डॉक्टर अली रज़ा को। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। आप बच्चों के, जिसे पीड्स के डॉक्टर आमतौर पे कहा जाता है, बच्चों के डॉक्टर हैं। थोड़ा सा हमें इस डिसऑर्डर के बारे में बताएं, फिर हम आगे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। दरअसल इन बीमारियों के बारे में आम आगाही नहीं है हमारे माशरे में, कि लोगों को इसका आइडिया इसलिए नहीं होता कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा होता है और नॉर्मल बच्चे को हमें यही पता है कि बस कपड़े पहनाने हैं और उसको फिर हमने दूध पिलाना है और हिफाजती टीके लगवाने हैं। जैसा आपने बताया, ये बीमारियां वो हैं जो जीन्स में पास होती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि पैदाइश के फ़ौरन बाद अपनी अलामत दें कि हमें लगे कि बच्चे में ये मसला है। इसलिए वो बीमारियां जो बहुत कॉमन हैं, जिनमें से सबसे कॉमन बीमारी जिसका आपने जिक्र किया है वो पैदाइशी तौर पे थायराइड हार्मोन की कमी है। इस बीमारी को हर बच्चे को स्क्रीन होना चाहिए। इसका बेस्ट टाइम यही होता है कि पैदाइश के 2 दिन के बाद से उसकी एडी से थोड़ा सा खून लिया जाता है, बिल्कुल जिस हम शुगर का टेस्ट करते हैं उसी तरह 3 कतरे खून के लिए जाते हैं। एक स्पेशल फिल्टर पेपर होता है, उसके ऊपर लिए जाते हैं और इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, ये टेस्ट जो है अगर आप खून ज्यादा ले तो लैब में भी परफॉर्म हो सकता है, लेकिन वो डायग्नोस्टिक सलाहियत रखता है और उसकी कॉस्ट इससे 5 गुना ज्यादा होती है। यानी हर बच्चा जिसकी स्क्रीनिंग होनी है, अगर हम उसकी लैब से डायग्नोस्टिक्स कराएंगे तो अगर 5 रुपए लगते हैं तो वहां 25 रुपए लगेंगे। तो चूंकि कौम के हर बच्चे को टेस्ट होना है, इसीलिए इस न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम को दुनिया के बेशुमार ममालिक में राइज किया गया है, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें से सिर्फ वही बच्चे डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे जो थोड़ा महंगा है, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम निकलेगी। जिनमें नहीं निकलेगी उनको जरूरत नहीं होगी। इसकी अहमियत यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा उसमें कोई अलामत नहीं होती, बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उसका ब्रेन भी ग्रो कर रहा है, उसकी बॉडी भी ग्रो कर रही है। तो ये थायराइड हार्मोन जो है ये उसकी ब्रेन और बॉडी की ग्रोथ के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करता है और हर गुजरते हुए दिन के साथ इसकी जरूरत होती है। तो आप ये समझें कि अगर एक बच्चा 10 दिन के बाद इसकी कमी का शिकार है पैदाइश के बाद, और उसको ये हार्मोन नहीं हम बाहर से गोली की सूरत में देते, तो उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता जाएगा। एक लेकुना जो हमारा है हमारे सिस्टम का, वो ये है कि ज्यादातर बच्चे जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनकी वैक्सीनेशन वहां होती हैं, लेकिन वहां बच्चों का रूटीन चेकअप नहीं होता, जिसकी वजह से टेक्नीशियन ये चीज पिक नहीं कर सकता कि बच्चा क्या जहनी और जिस्मानी तौर पे उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो रही है। अगर वो किसी और वजह से डॉक्टर के पास आउटडोर में जाएगा या प्राइवेट सेटअप में जाएगा तो ज्यादा चांसेस है कि वो पिक हो जाए। अच्छा, इसकी अलामत उस वक्त क्या होती है जब कुछ अरसे के बाद, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद बच्चा थोड़ा स्लो होगा, ज्यादा सोता रहेगा, वेट गेन अब नॉर्मल होगा, उसका मुंह खुला रहेगा, उसकी जबान थोड़ी सी बड़ी होगी। तो माँ को शायद कुछ भी महसूस ना हो। जो फर्स्ट टाइम मॉम होती है उसको तो वैसे ही नहीं पता होता कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, तो वो एट टाइम्स उसको नॉर्मल समझ रही है। और हमारा आम माशरा जिसके अंदर एक घर में 4-5 बच्चे हैं, उस अम्मी बेचारी के पास वैसे ही टाइम नहीं है, क्योंकि उसने सारे बच्चे देखने हैं और एवरीथिंग शी हैज टू टेक केयर ऑफ। तो कई दफा ये चीजें आपकी इल्म में नहीं आती और मिस हो जाती हैं। सपोज वो अब डायग्नोज हो गया 5-6 महीने में, अब 5-6 महीने वो उम्र है, बच्चे ने करवट भी लेनी है, बच्चे ने आपकी तरफ देख के हंसना भी है, बातें भी करनी है, आवाजें भी निकालनी है, करवट लेने की कोशिश करनी है, रिस्पॉन्ड करना है, ये सब कुछ स्लो होगा था। अच्छा, आपने पिक कर लिया, आपने टेस्ट करवाया और आपने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ तक जो ब्रेन ग्रो किया है वो एक परमानेंट डैमेज का शिकार हो चुका है और ये बच्चा
अनफॉर्चुनेटली परमानेंट मेंटली रिटार्डेड रहेगा, यानी ये उस तरह नॉर्मल इंसान की तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगा जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा करता है। बर वक्त तशखीस का फायदा ये होता है कि आप हार्मोन प्रोवाइड करते हैं, ब्रेन और बॉडी की ग्रोथ नॉर्मल होती है और वो एक नॉर्मल फाल जिंदगी माशरे में बसर करता है। अच्छा, ये बताएं कि एक दफ़ा तो बचपन में तो आपने पिक करके और वो ख़तरे को दूर कर दिया, जब वो ग्रोथ हो जाती है उसके बाद लाइफ लॉन्ग थेरेपी चाहिए होती है इसके लिए? सर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यस, यू कैन से मोर देन 90% लाइफ लॉन्ग चाहिए होती है। ये किया जाता है वही गोली उसकी डोज एडजस्ट होती रहती है। शुरू में जरा फ्रीक्वेंट टेस्ट होते हैं क्योंकि बच्चा रैपिडली ग्रो कर रहा होता है, वेट गेन कर रहा होता है, बाद में फिर उसकी डोज एडजस्ट हो जाती है। कुछ बच्चों के अंदर ये होता है कि 3-4 साल की उम्र में दवाई रोक के मुआयना किया जाता है, जरा टेस्ट कराए जाते हैं। कुछ परसेंटेज बहुत थोड़ी ऐसी है जिसको आप दवाई बंद कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी को ये दवाई चाहिए होती है। तो दवाई के साथ कितना नॉर्मल होता है, मतलब उसको आप डिस्टिंक्शन हम कर सकते हैं कि दवाई ले रहा है और बाकियों से स्लाइटली स्लो है, या दवाई लेके बिल्कुल नॉर्मल होता है? सर इसमें पहली चीज तो ये है कि किस वक्त डायग्नोज हुआ। अच्छा, अगर तो देर से डायग्नोज हुआ तो ब्रेन को जो डैमेज है वो तो इरिवर्सिबल है। तो वो आपको लगेगा कि अगर किसी बच्चे का नॉर्मल IQ 100 है तो ये शायद 60-70 पे फॉल कर रहा है या इससे भी कम पे फॉल कर रहा है। लेकिन अगर वो बर वक्त तशखीस हो जाती है और उसको, क्योंकि आपने एक हार्मोन जो अंदर बनना था बाहर से दे दिया और उसके लेवल्स को आप फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग से मॉनिटर करते रहे, तो उसका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल ग्रो करेगा। जैसे इस वक्त कई लोग हैं जो ले रहे हैं पैदाइश से, जिनसे बिल्कुल वो परफॉर्म कर रहे हैं, परफेक्ट नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, लोगों के लिए परफॉर्म कर। इसकी क्या प्रेवलेंस का रेट है बच्चों में जो पैदा होते हैं? सर ये वेरिएबल है क्योंकि दुनिया के जहाँ के जिन ममालिक के लिटरेचर हमारे पास बाहर के हैं उनका तो आप समझ सकते हैं 2,500 में से एक बच्चा है। कुछ ममालिक में क्योंकि पॉपुलेशन वेरी करती है, कहीं 4,000 में से एक बच्चा है। लेकिन पाकिस्तान में यूनिसेफ के अदादो शुमार के मुताबिक 18,000 बच्चे पैदा होते हैं रोजाना। यहाँ पे डिफरेंट स्टडीज हुई हैं, जैसे आगा खान में मैडम मुमताज लखानी ने काफी बड़ी स्टडी की है, लाहौर में कुछ स्टडीज हुई हैं। इस तरह कोई एक बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, लेकिन जीबी फाउंडेशन ने 50,000 बच्चों को स्क्रीन किया और हमने ये देखा अपने डाटा में कि 1000 में से एक बच्चा जरूर इसका शिकार होता है। अच्छा, जब हमारा सैंपल साइज मिम्स हॉस्पिटल में बढ़ा और पहले हमारे पास रफली को 50 सैंपल्स आ रहे थे वीक और अब वो 250 पे चले गए, तो हमने ये देखा कि ज्यादा बच्चे पिक हो रहे हैं। 500 में से एक बच्चा पिक हो रहा है वहां पे भी और लेडी रीडिंग में भी। तो इसका मतलब है कि वो तमाम बच्चे जो हम मिस कर रहे हैं या जो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, वो इसका मतलब ये तो नहीं कि बीमारी नहीं होगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज नहीं हो पा रहे। हाँ, डायग्नोज, और बिल्कुल डायग्नोज नहीं तो वो तो फुल ब्लोन बीमारी हो जाएगी ना। बिल्कुल हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे 4 हॉस्पिटल्स में ये पायलट प्रोजेक्ट कोई एरिया स्पेसिफिक है या कहीं भी? सर ये तो बेसिकली हर जगह के ऊपर हो सकता है बिकॉज इट इज जेनेटिक। एरिया स्पेसिफिक में जैसे आपने पहले का आयोडीन या और मसाइल हो सकते हैं, बट दिस इज बेसिकली जीन मीडिएटेड। तो क्या करना चाहिए इसको? एक तो टेस्ट बच्चा, आप सिर्फ यही रिकमेंड करते हैं कि जैसे बाकी 6 बीमारियों के लिए, मुझे अब खुद मैं पेरेंट हूँ तो मुझे पता है कि पैदाइश के फौरन बाद वो कतरे पिलाता है, आके पोलियो पिलाते हैं, BCG लगाते हैं। हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है अपनी रियाया का ख्याल करना, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। हाँ, जाहिर है। वो अगर आज महफूज हैं तो कल पाकिस्तान महफूज है। तो ये वैक्सीनेशंस भी आप देखें हम इसीलिए करते हैं कि हम उन्हें महफूज रखें, क्योंकि पहले 5 साल ही उनकी जिंदगी के बड़े अहम होते हैं और वो मोस्ट वल्नरेबल होते हैं इन बीमारियों से। बड़ों को वो बीमारी उस तरह तंग नहीं करती। ये बीमारी ऐसी है कि ऑब्वियसली आप खुद सोचेंगे एक बच्चा जो बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ, एक माँ एक प्रोसेस से गुजरी 9 महीने के हमल से, और अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा सिर्फ थायरॉक्सिन की कमी की वजह से एक परमानेंटली मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो गया और बजाय इसके कि वो अपने खानदान का सहारा बनता, खुद बोझ बन गया। तो एक तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए। जब तक गवर्नमेंट कुछ प्लान करती है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, मैं ये समझता हूँ हर डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपने पेशेंट्स को बताए, बच्चों को बताए, पेरेंट्स को बताए कि आपका जो बच्चा पैदा हुआ इसको इस टेस्ट की जरूरत है। और प्राइवेट लैब्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस टेस्ट को इंतहाई कम कीमत पे न्यूबॉर्न्स को ऑफर करें, कि हर पेरेंट जाए और अपना टेस्ट कराए और उसको पता हो कि कराना है, क्योंकि स्क्रीनिंग ऑब्वियसली जब तक पूरे मुल्क को गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी तो पॉसिबल नहीं है। जो प्राइवेट लोग इसमें काम कर रहे हैं, खासतौर पे बिजनेस साइड में, डॉक्टर का तो खैर और किस्म का काम होता है, जो लैब की फैसिलिटीज़ वगैरह, उनकी तो एक तरह की लफ्ज़ प्रॉपर नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि एक तरह से उनके लिए तो फिलैंथ्रोपी है ये, अगर वो इस पे कुछ इन्वेस्ट करते हैं अवेयरनेस रेजिंग पे। तो
सर ये आपने बड़ा अहम पॉइंट रेस किया है, करना चाहिए और हमें। इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी आईडीसी के डॉक्टर रिजवान उपल से मीटिंग हुई है। उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि आप पूरे मुल्क के न्यूबॉर्न्स के लिए एक स्पेशल कोड डिसाइड करें, जिसके अंदर ये वाला टेस्ट हम प्रोपोगेट करें, इसको हम पब्लिसाइज करें, अवेयरनेस दें, और वो कम से कम पैसों में हो, ताकि जो लोग हर एक को पता तो चले, और फिर उनके पास ये ऑप्शन हो के वो करवा सकते हैं। कुछ और जगह ऐसी हैं जहां पे ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग ज़कात में से और बाकी चीज़ों में से करते मैं हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आपने नंबर बताया ये बड़ा सिग्निफिकेंट, 36 रोज हो रहे हैं, बिल्कुल तो ये पूल में आपके टोटल पॉपुलेशन पूल में जा रहे हैं ना, बिल्कुल वो ऐसा। जा रहे हैं। तो इसको अगर रोक लिया जाए सिर्फ अवेयरनेस से अभी स्टेज पे करने के लिए, या वैक्सीन में तो बाद में अगर आप ये अवेयरनेस से कैंपेन कर लेंगे तो कोई ना कोई इसको फंड यूएन का या वो बात की बात है। तो अगर सिर्फ अवेयरनेस से कर लें तो ये तो फिलैंथ्रोपी है, क्योंकि डॉक्टर और लैब्स भी तो इन्हीं से कमाती है ना। देखिए बिल्कुल ठीक है, बात सिर्फ एक डायरेक्शन सेट होने की है, बात एक माइंड सेट के मिलने की है। जिस तरह डॉक्टर रिजवान को हमने जब कांटेक्ट किया तो ही वाज वेरी काइंड कि उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया। हम और भी लोगों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज़ें करें, क्योंकि जाहिर बात है इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। नहीं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। तो आपने सुना कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी तरह से कुछ चीज़ों को छोटा छोटा, जैसे हमें पता है कि फॉर सम पॉलिटिकल रीज़न पोलियो को जो है वो पोलिटिसाइज कर दिया गया, और रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखें कि जहाँ पे दहशतगर्दी KPK वगैरह में हो रही है, जहाँ पे ज़्यादा पोलिटिसाइज किया गया फॉर वेरियस इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइड फैक्टर्स और इनसाइड, आप देखें पोलियो के केसेस वहीं से ज़्यादा आ रहे होते हैं। अगर आप देखें, इसका मतलब है कि ये जो हिफाजत का निज़ाम प्रोवाइड किया जाता है, इसकी एफिकेसी जो है वो मुसल्लम है और आजमूदा है और अप्रूव्ड है। तो इसलिए इस किस्म की, और ये ऐसी चीज़ है कि अगर 1 रुपए की गोली रोज़ खाने से है तो ये तो कोई भी कर सकता है, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने कमेंट्स भी दें ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।